क्या 2-3 मेजर चीज़ें लिंक्डइन पे ऐसी आपको मिल जाती हैं, नज़र आती हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस कैंडिडेट को हमने बुलाया? वो कहते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं, सीवीज ठीक भी है। शेयर कर देते हैं लेकिन जब हम उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं वो पेड नहीं होते। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जिनको जो है वो नॉलेज ज़ीरो होता है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जो होता है अच्छा वो होता है। 100% होता है। आपने इस तरह की लगाई कि वो उसमें एंगेजमेंट बढ़ती चलेगी लोगों की। 1 लाख फॉलोवर कैसे बना? तो मैंने फिर लिंक्डइन पे तकरीबन कोई 6 मंथ तक ना 24 आवर्स ही एक्टिव हो गई थी। 6 मंथ में जो है ना लिंक्डइन ने ऑटोमेटिकली रीच जो है ना वो मेरी प्रोफाइल पे इंक्रीज कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, बहुत सारे लोग एक प्रॉब्लम से गुजरते हैं, ख़ास तौर पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये है कि बहुत मुश्किल प्रोसेस के बाद एक रिक्रूटमेंट का बड़ा हेक्टिक प्रोसेस होता है। उसके बाद आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं और उसके कुछ अर्से बाद ही आपको पता चलता है कि वो एम्प्लॉय आपको छोड़ के जाना चाह रहा है, और बाज़ औक़ात उसकी रीज़न्स भी इतनी क्लियर नहीं होती, आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये क्यों हमें छोड़ के जाना चाह रहा है। तो इस हवाले से कुछ इदारे जो हैं वो बहुत अच्छी पॉलिसीज़ भी बनाते हैं कि हमने एम्प्लॉय रिटेंशन कैसे करनी है, उसका प्रॉपर एक तरीक़ाकार क्या है। होती तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, जिसकी वजह से उनका काफ़ी नुकसान भी होता है। लेकिन आज हम इसी पे बात करेंगे, और इसके साथ साथ हमारे साथ जो मौजूद हैं वो HR प्रोफेशनल हैं, सीनियर HR एग्जेक्टिव हैं। हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त HR की फील्ड में क्या स्कोप है, क्या लोगों को इसकी जॉब्स में आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो किन स्किल्स के साथ अपने आप को इक्विप करके वो इस फील्ड में आएँ। अस्सलाम वालेकुम सहर मलिक साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक है, आप बताएं। मैम अल्लाह का शुक्र। मैम, आप पिछले 3 साल से HR की फील्ड में काम कर रही हैं और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को देख रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी ग्रेजुएशंस मास्टर उसमें किया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, जी। तो व्हाई यू शिफ्ट फ्रॉम दैट टू HR फील्ड? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैंने अकाउंटिंग और फाइनेंस में अपनी डिग्री कंप्लीट की थी GC यूनिवर्सिटी से। बट मैंने अप्लाई वो काफ़ी जगहों पे किया था अकाउंटिंग और फाइनेंस की जॉब्स के लिए, लेकिन शायद जिस टाइम पे मैंने अप्लाई किया था उस टाइम पे मार्केट में उस तरह से अकाउंटिंग और फाइनेंस की जॉब्स नहीं थी और स्कोप नहीं था इतना ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे जहाँ पे भी मैं अप्लाई कर रही थी या इंटरव्यूज़ दे रही थी उनको सीनियर जो थे वो रिक्वायर्ड थे, वो फ्रेशीज़ को जो है ना वो हायर नहीं कर रहे थे। बिल्कुल ठीक। तो फिर मैंने अपना जो स्टार्ट है करियर का वो मैंने लिया था स्काई मार्केटिंग रियल एस्टेट कंपनी से एज एन HR असिस्टेंट। वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था अकाउंटिंग और फाइनेंस के लिए, बट जब मैंने इंटरव्यू दिया तो वहाँ की जो ब्रांच मैनेजर थी उन्होंने मुझे कहा कि आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी हैं, तो हमारे पास वैकेंसी है HR डिपार्टमेंट में, हम आपको चाह रहे हैं कि आप HR में ट्राई करें। अगर आप 1 मंथ तक 2 मंथ तक काम करें, अगर आपको ये सूट नहीं करेगा आप रिज़ाइन कर दीजिएगा। तो मैंने कहा कि चले जॉब मिल तो रही है ना होने से तो कुछ होना तो बेहतर है ना। तो फिर मैंने वहाँ से अपना स्टार्ट लिया था एज एन HR असिस्टेंट। फिर मैंने जब HR में 1 महीना काम किया तो मुझे एक तो फील्ड बिल्कुल नहीं थी, और मैंने क्योंकि अकाउंटिंग और फाइनेंस पढ़ा हुआ था, तो जब मैंने HR की प्रैक्टिसेस और सारे रूल्स और डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें जब मैंने पढ़ी वहाँ पे और मैंने वहाँ पे काम किया तो मुझे बहुत ना मज़ा आया ये काम करने, क्योंकि मुझे ना नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक़ था। तो इसलिए मैंने जो है ना अपना वो करियर HR क्या से स्टार्ट किया। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा? ये तो हम सबको पता है कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो है वो थोड़ा सा ड्राई होता है और मुश्किल लगता है, बिल्कुल। लेकिन HR में आपको इंटरेस्टिंग क्या लगा? HR में मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि मैं उस टाइम पे मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, बट जब मैंने 1 महीने इसमें काम किया ना तो मैंने जब नए नए लोगों से इंटरेक्ट किया, हायरिंग प्रोसेस पे जो है वो काम किया कि लोगों को रीच आउट किया, हेड हंट किया, उनसे जो है कम्युनिकेट किया, तो मुझे वो चीज़ इसकी बहुत अट्रैक्ट की कि मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, नए लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। तो वो 1 महीने ने मुझे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया। तो फिर इस वजह से मैंने अपना HR जो है ना वो स्टार्ट किया। मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है उस वक्त यानी आज से 2-3 साल पहले जी। आप ज़्यादातर लोगों को जो अप्रोच करते थे वो लिंक्डइन से करते थे, या किन किन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप लोगों से कम्युनिकेट करते थे? एट दैट टाइम हम लोग 3 प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे थे, वो इंडीड, रोज़ी और लिंक्डइन था, लेकिन जो हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे थे डेट इज़ इंडीड। तो उस टाइम पे लिंक्डइन का इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ, मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई ज़रूर थी, वो भी कभी अगर इंडीड का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया तो फिर मैं लिंक्डइन से कर लेती थी। तो लेकिन मैं इंडीड और रोज़ी जो है ना वो मेजरली ज़्यादा यूज़ कर ली थी उस टाइम पे। मैम, इस वक्त आपके अपने लिंक्डइन पे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बल्कि मैं नहीं, हम सब ऑडियंस भी आपकी और मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये क्या आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई थी, कोई प्लानिंग की थी, या कोई पोस्ट्स आपने इस तरह की लगाई कि वो उसमें एंगेजमेंट बढ़ती चलेगी लोगों की? 1 लाख फॉलोवर कैसे बना? अच्छा, मैंने अपना लिंक्डइन अकाउंट जो है जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी ना, तो वहाँ पे जो मेरे साथ HR थी जो मुझे काम सिखा रही थी उनके कहने पे जो है ना वो बनाया था।
लेकिन मैंने उस पे काम नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था बना के। लेकिन फिर 2023 में जब मैंने अपनी जॉब जो है वो आईटी सेक्टर में स्टार्ट की, फिर मैंने इस पे काम स्टार्ट किया। और फिर जो हमारे मार्केट के जो कुछ जो है टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं लिंक्डइन के, मैंने उनसे जो है ना कुछ टिप्स ली थी। तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी थी कि आप जो है ना एक्टिव हो जाए लिंक्डइन पे। और उसके अलावा जो लिंक्डइन की अपनी पोस्ट जो है ना, जो लिंक्डइन शेयर करता है, जैसे जॉब पोस्ट और इसके अलावा कुछ एड्स वो लगाता है, तो आप उस पर कमेंट किया करें, उसको जो है वो लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो प्रॉपर टाइम दे, जैसे हम फेसबुक को देते हैं। तो मैंने फिर लिंक्डइन पे तकरीबन कोई 6 मंथ तक ना 24 आवर्स ही एक्टिव हो गई थी। तो मैं हर पोस्ट पे रिएक्ट कर रही होती थी, कमेंट कर रही होती थी, शेयर कर रही होती थी। तो उस 6 मंथ में जो है ना लिंक्डइन ने ऑटोमेटिकली रीच जो है ना वो मेरी प्रोफाइल पे इंक्रीज़ कर दी थी। सही। और एक मेरा अकाउंट भी प्रीमियम था, तो इस वजह से वो ऑटोमेटिकली जब रीच इंक्रीज़ हुई तो मेरे वो 6 मंथ में जो थे, मेरे 10K फॉलोअर्स थे उससे पहले, तो वो 6 मंथ में जो थे ना वो 50 हो गए थे। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि एक तो आपका अकाउंट प्रीमियम हो और दूसरा जो है अगर आप उस पर प्रॉपर टाइम देते हैं, जैसे आप बाकी ऐप्स को देते हैं, इंस्टा को, फेसबुक को, तो इससे आप 1 लाख तक पहुंच सकते हैं साल में, 6 महीने में। और वो ऐसा टाइम था कि मैं और किसी ऐप को इतना टाइम नहीं देती थी जितना मैं लिंक्डइन को देती थी। फ़ोन पे भी लिंक्डइन और लैपटॉप पे भी लिंक्डइन। तो आप लिंक्डइन को क्यों कोई स्ट्रेटेजिकली ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी या वैसे ही आप कंटेंट देखने के लिए? कंटेंट देखने के लिए नहीं, मुझे वो जब मैं HR में आई उस चीज़ ने अट्रैक्ट किया। देन उसके बाद जब मैं टॉप इन्फ्लुएंसर्स को देखती थी ना, तो मैं भी कहती थी कि नहीं यार, मेरे भी मतलब मुझे भी अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए, इतने फॉलोअर्स तो होने चाहिए ना। मेरा टारगेट था कि 50 तो हो जाए। तो फिर जब मैंने उस पर एक्टिव हुई, मेरे 50 के हुए, देन उसके बाद मैंने कहा अब 100 तो हो जाए। फिर इस 100 करते करते जो है ना वो मैं अब 100 पे अब नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है? नहीं, नेक्स्ट तो अभी तक मैंने कोई नहीं सोचा। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि रिक्रूटमेंट को आप देख रही हैं इस वक्त, एक तो वैसे ही काफ़ी सारे इदारों में डाउन साइजिंग चल रही है, ले ऑफ्स चल रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जब रिक्रूटमेंट की जाती है तो उसमें ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको आप कंसिडर करती हैं या आपका इदारा कंसिडर करता है किसी को भी जॉब देने से पहले, वो क्या फैक्टर्स होते हैं? स्किल्स। ठीक है। एजुकेशन तो मैटर करती है, लेकिन उसके साथ स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर किसी की एजुकेशन उस तरह से नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं है, लेकिन अगर उसमें स्किल्स हैं और वो क्विक लर्नर है, तो फिर जो है ना हम उसको कंसीडर करते हैं। लेकिन आजकल जो हम लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसमें ये है कि आजकल जो कैंडिडेट्स हैं वो सीरियस नहीं है। ठीक है। मतलब अप्लाई कर देते हैं जॉब के लिए, लेकिन जब हम उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं तो इंटरव्यू में जो है वो अपेयर नहीं होते। हाँ, उनकी रिक्वेस्ट पे हम लोग इंटरव्यूज़ रीस्केड्यूल भी करते हैं, 2-2 3-3 दफ़ा रीस्केड्यूल करने के बाद भी कैंडिडेट्स जो है वो अपेयर नहीं होती। और देन फिर वही कैंडिडेट्स जो है ना वो बाद में कह रहे होते हैं कि कंपनीज हमें जॉब नहीं प्रोवाइड कर रही। सही सही। जबकि वो खुद भी सीरियस नहीं होते इस चीज़ को लेके। अच्छा, आपकी जो इनिशियल जो स्क्रूटनिंग होती है उस पर मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि लिंक्डइन, अब तो जाहिर है कि लिंक्डइन के ज़रिए वो होती है, क्या 2-3 मेजर चीज़ें लिंक्डइन पे ऐसी आपको मिल जाती हैं, नज़र आती हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस कैंडिडेट को हमने बुलाना है? जाहिर है नेक्स्ट प्रोसीजर तो उसके बाद है। जी बिल्कुल। तो 2-3 चीज़ें लिंक्डइन पे क्या लगती हैं आपको? सबसे पहले तो उसकी प्रोफाइल अगर हम चेक करते हैं तो उसकी समरी को जो है वो समरी को हम रीड आउट करते हैं। तो अगर समरी में जो है उसने अपना पूरा ब्रीफ किया हुआ है तो वो कैंडिडेट, इसका मतलब है कि उस जो है वो उसको काम आता है। देन उसके बाद हम उसका जो बैकग्राउंड होता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो चेक करते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस चेक करते हैं। एक्सपीरियंस के बाद हम उसकी स्किल्स चेक करते हैं। अगर वो हमारी जेडी के रिक्वायरमेंट को है वो पूरा कर रहा होता है तो देन फिर हम उसको जो है वो इनिशियल कॉल करते हैं या उसको रीच आउट करते हैं, उससे सीवीज जो है वो मंगवाते हैं। देन उसको हम इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं और इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। अच्छा, इंटरव्यू में आपके ख्याल में मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या वजह बनती है किसी के सिलेक्ट होने की और रिजेक्ट होने की? कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, कॉन्फिडेंस। ठीक है। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जिनको जो है वो नॉलेज ज़ीरो होता है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो 100% होता है, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज जो है वो 100% होता है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता है, तो वो फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। सही, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, आपने रिक्रूटमेंट के पूरे प्रोसेस में सबसे मेजर चैलेंज क्या देखा या आपको इसमें सबसे मुश्किल काम क्या लगा? सीरियस कैंडिडेट सीरियस नहीं है आजकल। क्योंकि हम उनको रीच आउट करते हैं उस टाइम पे वो कहते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं, सीवीज भी शेयर कर देते हैं लेकिन जब हम उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं वो अपेयर नहीं होते।
सही। और कुछ तो इवन ऐसे भी होते हैं कि जो इनिशियल इंटरव्यू में अपेयर हो जाते हैं, बट देन जब हम उनको फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं वो कहते हैं जी नहीं हमें ऑफर रिसीव होगी, और वही कैंडिडेट हमें लिंक्डइन पे जो है ना 3-3 4-4 दफ़ा दिन में जो है ना मैसेजेस कर रहे होते हैं कि हमें जॉब चाहिए, प्लीज़ हमें कंसीडर कर ले इस पोजीशन के लिए। सही। और वो सेम कैंडिडेट जो है ना फाइनल इंटरव्यू पे आके हमें कह देते हैं कि नहीं हमें तो जॉब जो है ना वो मिल गई है, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं कुछ रीजंस की वजह से जो है ना अभी जॉब नहीं करना चाह रहा। तो ये सारे लेम एक्सक्यूजेस देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जैसे अभी हमने रिटेंशन की भी बात की, ह्यूमन रिसोर्स की फ़ील्ड एक ऐसी फ़ील्ड है जिसका काम तो ज़ाहिर है कभी भी ख़त्म नहीं हो जी सकता, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन क्या जो ऑनर्स हैं किसी भी इदारे के वो इस चीज़ पे विलिंग है कि हमने एचआर पे इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पे लोगों को इख्तियारात देने हैं? कितना ऑनर्स इस चीज़ का ख्याल करते हैं? आई थिंक 50% कंपनीज़ में जो है ना ओनर्स इस चीज़ का जो है ना उसको टेक केयर करते हैं इसकी, कि एचआर्स को पावर दी होती है कि वो इस चीज़ को जो है ना वो टेक ओवर करें। सही। लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। कितना शार्पली आपने 50% कह के अपनी जान बचा ली है। सही सही सही। अच्छा मैम, फॉलियम एआई जो आप जिस कंपनी से ताल्लुक़ रखती हैं, आप वहाँ पे एचआर स्पेशलिस्ट जी। हैं, मुझे ये बताइएगा कि ये इस वक्त करंटली क्या क्या काम कर रही है और आपका जो रोल है वो उसमें आपका क्या काम है? बेसिकली जो फोलियम एआई है ये सर्विस बेस्ड कंपनी है और ग्लोबली जो है वो डील करते हैं और वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट स्टैक्स पे काम करते हैं। उसमें फुल स्टैक भी है, एआई एमएल जो है ना वो स्पेशल जो है स्पेसिफिक जो है वो एआई और एमएल पे जो है ये काम करते हैं। क्यूए की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे आने वाले वक्त में कोई आपने अपने लिए कुछ प्लानिंग की हो या कोई ऐसा ख्वाब जो आपका हो जिसे आप पूरा करना चाहती हो, वो क्या है? हाँ, मेरा फ्यूचर प्लान तो यही है कि इंशाल्लाह जो है इन फ्यूचर विद इन 1 और 2 इयर्स मेरा अपना जो है वो मैं अपना स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट करूँगी इन आईटी सेक्टर। सही। इसके अलावा आईटी के अलावा भी मेरा प्लान है, उस पर मेरा वर्क भी मतलब स्टार्ट हो गया है। मैं अपना जो है वो क्लोथिंग ब्रांड जो है ना वो स्टार्ट ऑफ द 2025 जो है ना वो लॉन्च करने ठीक वाली है। तो इसके पीछे कोई आपने प्लानिंग कर ली हुई है क्लॉथिंग ब्रांड के हवाले से? या वो सारा प्लान्ड है और वो मतलब फैमिली की पूरी सपोर्ट है और उसके साथ जो है ना मिल के ये सारा काम। अच्छा, आपको क्या मशवरा देंगी जो ख़वातीन इस वक्त हमारा इंटरव्यू देख रही हैं कि उनको प्रोफेशनली काम करना चाहिए, किस किस फील्ड में करना चाहिए, और अगर वो अपना बिज़नेस करना चाहती हैं तो वो क्या करें? मैं चाहता हूँ कि आप 2-3 आइडियाज़ पे ज़रा डिस्कस कर लें जो उनके हवाले से हेल्पफुल हों। बिल्कुल, जो वुमेन्स हैं उनको काम करना चाहिए और प्रोफेशनली काम करना चाहिए। उसके अलावा एचआर में आना चाहिए क्योंकि एचआर बहुत मुझे लगता है कि सिक्योर फील्ड है फीमेल्स के लिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अगर आप क्विक लर्नर है, पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, तो आपको ज़रूर एचआर में आना चाहिए। इसके अलावा जॉब के साथ साथ आई थिंक जो गर्ल्स हैं उनको बिज़नेस वाली साइड पे भी जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जॉब तो एक जो है ना वो टेम्प्रेरी चीज़ होती है, कभी भी किसी भी टाइम कंपनी आपको जो है ना वो टर्मिनेट कर सकती है और उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती बहुत सी कंपनीज़ में। तो ये है कि आप जॉब करें, फ़र्स्ट अपने जो करियर का स्टार्ट करें, फ़र्स्ट 2 to 3 इयर्स जॉब करें, देन उसके बाद जो है वो अपना आहिस्ता जो है ना अपना बिज़नेस की तरफ जो है ना वो माइंडसेट चेंज करें। मैम, आपकी प्रोफेशनल जर्नी में आपकी इंस्पिरेशन कौन है और फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया? मेरी फैमिली ने आई थिंक अगर मैं यहाँ पे अगर मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं लिंक्डइन पे भी इतना एक्टिव हूँ और मैं इस तरह से बात कर रही हूँ इतना कॉन्फिडेंटली, तो इसमें मेरी फैमिली का ही 100% रोल है कि मेरे मामा और मेरे पापा ने मुझे जो है ना वो हर चीज़ में सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे कभी ये अगर मैंने उन्हें कहा कि मैंने ये चीज़ करनी है तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कर लो, तुम कर सकती हो, ये नहीं कभी कहा कि नहीं करना या नहीं होगा। तो उनकी वजह से ही आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली जो है ना वो बात कर रही हूँ। सही। मैम, कोई एडवाइस जो आप यूथ को करना चाहें? वैसे तो आप ख़ुद भी यूथ हैं, लेकिन जो आना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जॉब करना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, आपकी क्या एडवाइस है? कौन से स्किल्स लाजमी सीखें और जिनकी बेस पे आगे उनको फ़ायदा होगा? आई थिंक सबसे पहले तो यूथ को जो है वो सीरियस होना चाहिए अपना करियर को लेके, बिल्कुल, क्योंकि अगर वो सीरियस नहीं होंगे तो फिर इसी तरह होगा, जॉब्स पे अप्लाई करते रहेंगे, उनको रिस्पॉन्ड आएगा, वो पेड नहीं होंगे तो वो फिर उनको जॉब्स ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के इंटरव्यू का हिस्सा है कि जो लोग वाकई इंटरेस्टेड हैं वही लिंक्डइन पे जाके अप्लाई करें और मैसेजेस करें, और जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि क्योंकि कुछ हमारी जो यूथ है ना वो सीरियस नहीं होती अपने करियर को लेके, वो सिर्फ ऐसे ही रैंडम जो है ना वो अप्लाई करती रहती है, हाँ कि मैं शॉर्टलिस्ट होऊंगा या नहीं होगा।
तो सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। और उनको सबसे पहले तो डिसाइड करना चाहिए कि उन्होंने जाना किस फील्ड में है, किस डिपार्टमेंट में है। तो सीरियस होके अपना जो करियर है और अपना जो डिपार्टमेंट है, अपनी फील्ड जो है वो सिलेक्ट करें। देन उसके बाद जॉब्स पे अप्लाई करें। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है ना, तो आप हर जगह पे सर्वाइव कर लेते हैं। अगर आप में ज़रा सी भी नेगेटिविटी आती है ना, जिस जगह पे भी आती है, जिस चीज़ में भी आती है, आप वहाँ से जो है ना कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते और कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैम, किसी भी प्रोफेशनल जगह पे जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, कुछ कुछ एक या दो लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनकी बातें आपको अच्छी जी, नहीं लगती या कुछ बिल्कुल नेगेटिव ऐसे ही। होते हैं। ऐसे लोग कभी आपके सामने आए और आप उनको कैसे डील करती हैं? मेरे साथ हुआ है, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे मेरे साथ मतलब ऐसे सीन्स जो है ना वो काफ़ी हुए थे। बट ये है कि मेरा अंदर जो है ना वो नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ। अगर मेरे साथ कोई उस तरीके से बिहेव भी करता है या बात भी करता है ना, तो मैं उस चीज़ को जो है ना पॉजिटिवली जो है ना वो टैकल करती हूँ। सही। तो शायद इस चीज़ की वजह से जो नेक्स्ट पर्सन होता है ना, वो इस चीज़ को देख के वो खुद ब खुद ही जो है ना वो साइड पे हो जाता है। सही। तो मैं इस तरह, इसलिए मेरे साथ कोई ऐसा किसी का इशू भी नहीं होता इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद भी चीज़ों को पॉजिटिवली लेके चलती हूँ और दूसरों को भी यही कहती हूँ कि आप भी पॉजिटिवली जो है ना चीज़ों को देखा करें, नेगेटिविटी को साइड पे कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया सहर मलिक साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनके काम के बारे में आपने इस इंटरव्यू के ज़रिए जाना होगा और ख़ास तौर पे जो लिंक्डइन के हवाले से भी इन्होंने डिटेल डिस्कशन की, वो भी आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।